नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, ठन ठन गोपाल और डाकू फक्कड़ सिंह पार्ट 2। लेकिन ध्यान रहे, बैल ना तो खरीदे गए हों ना चोरी किए गए हों। यदि ऐसी कोई शिकायत हमें मिली तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी कारागृह में चक्की पीसते हुए गुजरेगी। मुझे मंजूर है महाराज। तो ठीक है, तुम जा सकते हो। अब तुम्हें 24 घंटों के भीतर भीतर एक जोड़ी बैल लेकर हमारे सामने हाजिर होना है। जो आज्ञा महाराज। ठन ठन गोपाल राजा से विदा लेकर दरबार से वापस लौट गया। अगले ही दिन ठन ठन गोपाल गली गली व बाजार बाजार घूमता हुआ दूर खेतों की ओर निकल गया। एक खेत में उसे एक किसान हल जोतता दिखाई दिया। वाह, बन गया काम। वह किसान महाराज की इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। अगले ही पल वह उस किसान के पास पहुंचा और घबराए स्वर में बोला, भैया भैया, गजब हो गया। मैं अभी तुम्हारा अनाज का गोदाम देखकर आ रहा हूँ। गोदाम खुला पड़ा है और डांगर आराम से अनाज खा रहे हैं। क्या? मैं सच कह रहा हूँ भैया। मैंने तो जानवरों को भगाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वे इतने शैतान और उद्यमी हैं कि उन्होंने गोदाम से निकलना तो दूर, मेरे ही कपड़े फाड़ डाले। ओह भाई, तुम जरा यहीं ठहरकर मेरे बैलों की निगरानी करना। मैं अभी उन जानवरों को भगाकर अपना गोदाम बंद करके आता हूँ। लेकिन भाई, रुको तो सही। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे अपना काम धंधा देखना है, वरना आज रोटी भी नसीब नहीं होगी। चिंता मत करो, मैं अपने खेत की रखवाली के लिए तुम्हें 2 चांदी के सिक्के पारिश्रमिक के रूप में दूंगा। वाह, कितनी आसानी से काम बन गया। अब झटपट बैलों को हल से अलग करूं। ठन ठन गोपाल ने दोनों बैलों को हल से निकाला, फिर उनके सींग और पूंछ के कुछ हिस्से काटकर उन्हें दूर हाँक दिया। अब इन हिस्सों को बैलों के स्थान पर धरती में गाड़ देता हूँ। फिर उसने बैलों के सींगों और पूंछों के टुकड़ों को बैलों के स्थान पर धरती में गाड़ दिया, और जब दूर से उसे किसान वापस आता दिखाई दिया तो वह फूट फूट कर रोने लगा। हाय हाय, हूँ। शीघ्र ही किसान उसके निकट पहुंचा। हाय, मेरा प्रिय किसान भाई लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? वह मेरा गोदाम नहीं था जिसे तुम खुला देखकर आए थे। मेरा गोदाम तो बंद है। जानवर किसी और किसान भाई का गोदाम चट कर रहे होंगे। किसान भाई, मैं तुम्हारे गोदाम के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बैलों के लिए रो रहा हूँ। तुम लुट गए, बर्बाद हो गए। आए, मेरे दोनों बैल कहाँ गए? क्या हुआ उन्हें? किसान भाई, जैसे ही तुम यहाँ से गए, एकाएक धरती फटी और तुम्हारे दोनों बैल उसमें समा गए। वह देखो, उनके सींग और पूंछ अब भी दिखाई दे रहे हैं। आह, अब मेरा क्या होगा? बगैर बैलों के मैं अपना खेत कैसे जोतूंगा? दुखी मत हो किसान भाई। आओ, बैलों के सींग और पूंछ पकड़कर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हो सकता है तुम्हारे बैल पुनः जीवित हो वापस मिल जाएं। आहा, तुम मेरे कितने शुभचिंतक हो। आओ, दोनों मिलकर बैलों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तुम पूंछ पकड़ो और मैं सींग पकड़कर जोर लगाता हूँ। ठन ठन गोपाल ने एक बैल की पूंछ पकड़ ली और किसान ने उसी बैल के दोनों सींग। फिर जैसे ही उन्होंने जोर लगाया, पूंछ और सींग बाहर निकल आए। दूसरी बार खींचने पर भी दोनों के हाथों में पूंछ और सींग ही आए। हाय, इस बार भी सींग टूट गए। मेरे हाथ भी पूंछ ही आई। फिर अचानक ही ठन ठन गोपाल क्रोधित हो उठा। यह सब तुम्हारी ही मूर्खता की वजह से हुआ है किसान भाई, वरना सींग और पूंछ नहीं टूटते। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। तुमने सींगों को इतनी ताकत लगाकर खींचा कि दोनों बैलों के सींग ही टूट गए। लेकिन भाई, ताकत तो तुमने भी लगाई थी, तभी तो पूंछ भी टूटी। वह संतुलन के बिगड़ जाने से टूटी है। तुम्हारे ताकत लगाने से बैलों का सर ऊपर उठा होगा और यकायक झटका लगने से उसका पिछला हिस्सा नीचे बैठा होगा। बस इसी चक्कर में दोनों बैलों की पूंछ टूटकर मेरे हाथ में आ गई। अब बताओ, कसूर किसका है, मेरा या तुम्हारा? ठन ठन गोपाल की बात सुनकर किसान फूट फूट कर रोने लगा। हाँ भाई, गलती मुझसे ही हुई है। ना मैं इतनी ताकत लगाता और ना मेरे दोनों बैल बिना सींग के धरती में समाते। अब उन्हें किसी प्रकार भी धरती से नहीं निकाला जा सकता। हाय, अब मेरा क्या होगा? मत रो किसान भाई, जो होना था सो तो हो गया। भला अब रोने धोने से तुम्हारे बैल तुम्हें कहाँ मिलेंगे? लेकिन मित्र, भगवान ने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? क्या गुनाह किया था मैंने, जो उसने मुझसे मेरे बैल छीन लिए? जरूर जाने अनजाने तुमसे कोई महापाप हुआ होगा, वरना इस तरह यकायक धरती नहीं फटती और तुम्हारे बैल उसमें न समाती। यह तो तुम जानते ही हो कि धरती तभी फटती है जब कोई महापाप करता है। हाँ, मैंने ऐसे कई किस्से सुन रखे हैं, लेकिन दोस्त, मेरे पापों की सजा तो मेरे बेकसूर बैलों को मिली है। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? प्रायश्चित करने का बस एक ही तरीका है कि तुम अपने इस पाप का राज किसी को मत बताओ और बैलों के स्थान पर खुद हल में जुट कर पूरा खेत जोत डालो। हाँ,
प्रायश्चित करने का यह तरीका ठीक रहेगा। तुम्हारी सलाह का धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें उपकार कैसा मित्र, बुरे वक्त पर एक मित्र ही तो मित्र के काम आता है। अच्छा तुम अब खेत जोतो, मैं चला, मुझे एक बहुत जरूरी काम से महाराज के पास जाना है। ठनठन गोपाल किसान को वहीं उलझन में खड़ा छोड़ अपनी राह हो लिया। वह उसी दिशा की ओर बढ़ा था जिधर उसने बैलों को खदेड़ा था। एक स्थान पर उसे दोनों बैल चरते हुए मिल गए। क्षमा करना दोस्तों, तुम्हें मेरा कुछ ज्यादा ही इंतजार करना पड़ा। खैर अब चलो, महाराज के यहाँ तुम्हें तुम्हारे मालिक से ज्यादा खाने को मिलेगा। और ठनठन गोपाल दोनों बैलों को लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। महाराज मेरे दिमाग का लोहा तो मान जाएंगे, लेकिन चिंता इस बात की है कि मेरे दिमाग की परीक्षा लेने के लिए वे फिर कोई नया चक्कर न चला दें। बेकार ही उनके सामने डींग हाँकी, कुछ और बोल देता तो अच्छा रहता। कुछ घंटों पश्चात राज दरबार में। महाराज की जय हो। महाराज, ठनठन गोपाल 2 बैलों के साथ महल के बाहर हाजिर है। ओह ठीक है, बैलों को अपनी निगरानी में रखो और ठनठन गोपाल को यहाँ भेज दो। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल ने बाहर जाकर ठनठन गोपाल को दरबार में भेज दिया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपकी आज्ञा अनुसार अपनी बुद्धिमानी से आपकी सेवा में 2 बैल ले आया हूँ। यदि देखना चाहें तो कृपया चलकर देख ले। हमें देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि वे बैल किसके हैं। कहीं तुम उन्हें चोरी करके या ठगी करके तो नहीं लाए? चोरी तो नहीं की महाराज, हाँ ठगी जरूर की है, लेकिन उस भले मानस को अपने ठगे जाने का आभास तक नहीं होने दिया। इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम जो कुछ कह रहे हो वह सच्ची है? प्रमाण बस इतना है महाराज कि ठगा जाने वाला किसान अपने बैलों की बाबत आपसे शिकायत करने नहीं आएगा। चाहे तो आप कुछ दिन रुककर मेरी बात की प्रतीक्षा कर ले। ठीक है, हम 7 दिन तक ठगे जाने वाले किसान के आने की राह देखेंगे। यदि वह 7 दिन के भीतर भीतर हमारे पास शिकायत करने नहीं आया तो हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेंगे। सैनिकों, ले जाओ इसे और छावनी में नजरबंद कर दो। आज से ठीक 8वें रोज इसे हमारे सामने पेश करना। मारे गए, अपनी चातुर्यता का यह इनाम मिला मुझे। सैनिक उसे लेकर सैनिक छावनी की ओर चल दिए। सच है, आजकल अक्लमंद होना भी गुनाह है, कोई कद्र नहीं है अक्लमंदों की। अच्छा भला मैं अपनी जागीर में आराम कर रहा था, जबकि अक्लमंदी दिखाने के चक्कर में अब कैद खाने में डाला जा रहा हूँ। ठीक 8वें रोज सैनिकों ने ठनठन गोपाल को पुनः राजा के सामने पेश किया। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपने मेरे लिए सजा तजवीज की या इनाम? तुम वास्तव में इनाम के ही हकदार हो ठनठन गोपाल। हमारे पास आज तक कोई व्यक्ति अपने बैलों के ठगे जाने की शिकायत लेकर नहीं आया। खैर, हम तुम्हें इनाम तो देंगे ही, लेकिन पहले हमें तुम यह बताओ कि तुमने वे दोनों बैल हथियाए कैसे? तो सुनिए महाराज, मैं यहाँ से घूमता घामता अपने शिकार की तलाश में दूर खेतों की ओर जा निकला। वहाँ मैंने एक सीधे साधे किसान को हल जोतते देखा और तुरंत मेरे दिमाग में एक योजना आ गई। फिर ठनठन गोपाल ने राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। सब कुछ सुनकर राजा समेत सभी दरबारी ठनठन गोपाल की अक्लमंदी की प्रशंसा कर उठे। ठनठन गोपाल, वास्तव में तुम एक अक्लमंद इंसान हो, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम दोनों बैल उस किसान को लौटा दो जिसे ठग कर लाए हो। लेकिन ध्यान रहे, उसे इस बार भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने झूठ बोलकर उसे ठगा था, वरना लोगों का एक दूसरे से विश्वास उठ जाएगा। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। जब ठनठन गोपाल वहां से चला गया। महाराज, ठनठन गोपाल वास्तव में एक बुद्धिमान युवक है। उसकी अक्लमंदी को देखकर मेरे दिमाग में एक बात आई है। यदि आप इजाजत दें तो कहूं? हाँ हाँ, आपको जो कहना हो निसंकोच होकर कहिए महामंत्री जी। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि डाकू फक्कड़ सिंह ने काफी समय से हमारे राज्य में उधम मचाया हुआ है। क्योंकि वह बहुत चतुर है, इसलिए आज तक हमारे सैनिक उसे पकड़ पाने में सफल नहीं हो सके हैं। यह जानते हुए भी कि वह उजाड़ जंगल में अपने परिवार के साथ मजे से रहता है, हमारे सैनिक उसके साए तक की झलक नहीं देख पाए। जबकि डाकू फक्कड़ सिंह उस जंगल से गुजरने वाले हर किसी व्यक्ति को आराम से लूट लेता है। हम सब कुछ जानते हैं महामंत्री जी। इन सब बातों के साथ साथ हम इस बात से भी परिचित हैं कि वह डाकू काफी चतुर होने के साथ साथ ज्योतिष विद्या का भी ज्ञाता है तथा उसके पास कुछ जादुई वस्तुएं भी है। यही वजह है कि वह नहीं पकड़ा जा सका है। आपका कहना ठीक है महाराज, लेकिन मेरी योजना के मुताबिक यदि डाकू फक्कड़ सिंह और ठनठन गोपाल दोनों को आपस में भिड़वा दिया जाए तो शायद हमारी समस्या हल हो जाएगी। हम आपका मतलब नहीं समझे महामंत्री जी। मतलब यह है महाराज कि यदि उन दोनों को आपस में टकरा दें तो उन दोनों में जो ज्यादा चतुर होगा जीत उसकी ही होगी। यदि ठनठन गोपाल इस मुकाबले में जीत गया तो डाकू फक्कड़ सिंह हमारी गिरफ्त में आ जाएगा।
वह तो ठीक है महामंत्री जी, लेकिन समस्या तो यह है कि जब डाकू फक्कड़ सिंह का हमें पता ठिकाना ही नहीं मालूम है तो हम ठनठन गोपाल को उससे भिड़वाएंगे कैसे? हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि वह उजाड़ जंगल में ही कहीं रहता है। लेकिन उजाड़ जंगल कोई छोटे इलाके में तो फैला नहीं है, वह मीलों लंबाई चौड़ाई में है। भला इतने गहरे जंगल में हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? उसे तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज, बस हमारा इतना जानना ही काफी है कि वह उजाड़ जंगल में ही कहीं रहता है। मेरी योजना ऐसी है कि डाकू फक्कड़ सिंह खुद ब खुद ठनठन गोपाल से आ टकराएगा। ओह, ऐसी क्या योजना है आपके पास महामंत्री जी? कृपया हमें बताइए, आपने हमारी उत्सुकता जगा दी है। तो सुनिए महाराज, इतना तो आप जानते ही हैं कि डाकू फक्कड़ सिंह ज्योतिष विद्या का ज्ञाता है और अक्सर अपने शिकारों का पता वह अपनी ज्योतिष विद्या से ही लगाता है। हाँ, हम यह जानते हैं। बस अब आप मेरी योजना सुनिए। फिर महामंत्री राजा के कान में धीरे धीरे कुछ फुसफुसाने लगा, खुसुर फुसुर। जब महामंत्री राजा को अपनी योजना बताने के पश्चात खामोश हुआ तो राजा उसकी योजना सुनकर प्रसन्न हो उठा। वाह महामंत्री जी, आपकी योजना का जवाब नहीं, इसके साथ ही हमें इस बात का भी गर्व है कि आप भी किसी से कम बुद्धिमान नहीं। ठनठन गोपाल को आने दीजिए, फिर हम आपका प्रस्ताव उसके सामने रखेंगे और देखेंगे कि वह वास्तव में कितना बुद्धिमान है और हमारी इस परीक्षा में खरा उतरता है या नहीं। निसंदेह महाराज, बुद्धिमानी की असली परीक्षा यही होगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।